पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया।
शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका ना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में। पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। चनमैया चनमैया ढोल नगारा बजे चनमैया, चनमैया चनमैया तू मेरा प्यार लगे चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया। खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया।
हर नए सफर की शुरुआत एक खामोश सुबह से होती है। कारगिल के इस ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। नया दिन, नया सफर। पर उससे पहले क्यों ना कारगिल की इस सुंदरता को और कारगिल में इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम निकल चुके हैं लेह की तरफ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, रात में काफी देर तक स्नोफॉल हुई और हमने क्या, होटल में जितने लोग थे सब ने बहुत एंजॉय किया। कारगिल ने हमें लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट दिया है। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है और हम रवाना हो चुके हैं लेह के लिए। तो स्वागत है आप सभी का यायावर व्लॉग और हमारे पहले ड्राइव थ्रू व्लॉग में। जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी तब एक आइटनरी सेट कर ली थी कि जब हम लेह पहुंचेंगे तो पेंगोंग लेक देखेंगे, रिजांगला वॉर मेमोरियल देखेंगे, शांति स्तूपा देखेंगे। पर जो ये रोड्स, जो ये रास्ते और जो ये वादियां कारगिल से लेह की तरफ हमें ले जा रही हैं, अगर उसको कैप्चर न किया जाए तो ये बहुत अनफेयर होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा और साफ होती जाती है और आसमान और नीला होता जाता है। तो इस 215 किलोमीटर की जर्नी और 4-4.5 घंटे की जर्नी पे हमें काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ये सबसे पहली रिवर जो आई है, जो हमारे साथ चल रही है, ये है सुरु रिवर और आगे ऐसे कई रिवर्स आने वाले हैं। ये जगह हमें एक चीज बखूबी सिखाती है, जैसे ये जगह अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी लश ग्रीन फील्ड्स आ जा रहे हैं, कभी एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ जा रहे हैं, कभी हाई पासेस, कभी स्नो आ जा रही है, कभी टेम्परेचर लो हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। वैसे लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी लाइफ हाईस पे होती है तो कभी लाइफ लोस पे होती है। एक ही चीज हमें जो माइंड में रखना है कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलना है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और हमें पता नहीं कल क्या हो। तो गाइस, ये आ चुकी है हमारी सेकेंड रिवर, जो कि है इंडस रिवर। और इससे पहले आपने देखा था कि पहले कितनी ग्रीनरी थी और अब एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ गया है। हालांकि हम अभी गाड़ी के अंदर हैं तो इस वजह से हमें बाहर का जो एनवायरनमेंट वो पता नहीं चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और सीरियसली बाहर काफी ठंडी है। तो रास्ते में ही एक हिस्टोरिकल मुलबेक मोनेस्ट्री पड़ती है, तो आइए चलते हैं हम मुलबेक मोनेस्ट्री। तो इस समय हम हैं 11,495 फीट्स अबव सी लेवल के मुलबेक मोनेस्ट्री, जिसे मुलबेक गोम्पा के नाम से भी बोला जाता है और माना जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट टिबेटन बुद्धिस्ट स्कॉलर नरोपा। तो ये है 9 मीटर्स टॉल 800 ईयर्स ओल्ड मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये स्टैचू 1st सेंचुरी को बिलोंग करता है, बट कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि ये 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है। ये वन ऑफ द 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है लद्दाख में, और कलेक्टिवली जो 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज हैं लद्दाख में, उनको बोलते हैं बैमिन बुद्धास ऑफ लद्दाख। बाकी जो 2 मोनेस्ट्री हैं लद्दाख में, एक है डिस्किट मोनेस्ट्री जो कि है नुब्रा वैली में, और दूसरी है काटसे खार मोनेस्ट्री जो कि है सुरु वैली में। तो ये मुलबेक मोनेस्ट्री वो प्रूफ है जो कि रीजन के रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाता है और हमें ये बताता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स और वास्ट है।
मैत्रेय बुद्धा को द फ्यूचर बुद्धा भी कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कभी फ्यूचर में इंसान धर्म और गौतम बुद्ध के ज्ञान को खत्म करने लगेंगे और इंसानियत पतन की ओर होगी, तब मैत्रेय बुद्धा धरती पे जन्म लेंगे, जो कि हिंदू धर्म में भगवान कल्कि के लिए कहा गया है। तो मुल्बेक मोनेस्ट्री के बाद हम अपना सफर करते हैं फिर से शुरू और बढ़ते हैं लेह की ओर। हम इस समय है 11,495 फीट की ऊंचाई पे और यहाँ का मौसम धीरे धीरे हो रहा है खराब और यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो रही है और आप छोटे स्नोफ्लेक्स विंडशील्ड पे देख ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और अपना सफर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो अब हम जैसे ही बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ना इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है। और थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं नमिका पास और यहाँ पे तेज हवाएं और स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है। इस समय हम हैं 12,198 फीट अबव सी लेवल पे। आप देख सकते हैं कि मौसम कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है और जो घने बादल हैं वो छा रहे हैं। तो मौसम की खराबी की वजह से और स्नोफॉल की वजह से यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी बार फंस गए तो ना कोई यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी है, ना नेटवर्क है। तो हमें जब तक यहाँ पे स्नोफॉल बंद नहीं हो जाएगी या मौसम सही नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे हमें कार में ही वेट करना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है। तो इसलिए हमने निकलना बेटर समझा। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने सफर पे और लेह की ओर। वैसे हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन या हफ्ते भर के लिए घूमने आते हैं तो हमें कितना सुकून लगता है। हमें लगता है कि यहाँ पे कितना आनंद है, कितना सुकून से लोग रहते हैं। पर जो यहाँ पे सीरियसली रहते, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो यहाँ की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो यहाँ रह के अडेप्ट कैसे करते हैं। और आज से नहीं, कितने सदियों से लोग यहाँ रह रहे होंगे। और हम लोग जहाँ सिटी में आते हैं वहाँ पे कितनी पास में फैसिलिटीज रहती हैं, हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं, टेक्नोलॉजीज रहती हैं। पर यहाँ पे दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान नहीं, यहाँ पे पेड़ तक नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बीच बीच में छोटे गांव दिखेंगे और लोग रह भी रहेंगे। तो ये सोचने वाली बात है और कितनी चैलेंजिंग है, कैसे उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट किया है। यहाँ पे अगर रहना पड़े सिर्फ वही रह सकता है जो मेंटली स्टेबल है या तो उसका माइंडसेट उस लेवल का है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। बहुत देर के बाद यहाँ पे आके कुछ डॉग्स का झुंड मिला और काफी प्यारे डॉग्स हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं और काफी शांति है यहाँ पे। आपने ऐसी जगहें सिर्फ मूवीज में ही देखी होंगी। वैसे सालों से काफी लोग प्लान करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए और जब समय आता है या तो कैंसिल हो जाती या तो उस ट्रिप पे जा नहीं पाते हैं। और आज मुझे भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लद्दाख की ट्रिप पे, और वो भी रोड ट्रिप टू लद्दाख, फाइनली मैं उस ट्रिप को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आई फील वेरी लकी। और मैं ये जो फीलिंग है और ये जो खुशी है और ये जो ट्रिप है, मैं आप सभी के साथ, जो भी मेरा ये वीडियो या व्लॉग देख रहा है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं इस ट्रिप पे। वैसे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, कि अगर आप कभी भी रोड ट्रिप टू लद्दाख प्लान करें या प्लान कर रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रिप आसान नहीं है। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया देखता है, वो मक्खन जैसी साफ सड़कें, पेंगोंग झील का नीला पानी और साफ आसमान के नीचे बुलेट के साथ स्वैग वाले पोज। लेकिन
अपना बैग पैक करने से पहले एक सच जान लीजिए, लद्दाख की राहें जितनी खूबसूरत हैं, ये सफर उतना ही खतरनाक है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आपका सामना खूबसूरत नज़ारों से नहीं बल्कि हवा से होता है, या ये कहें हवा की कमी से। जब आप 14,000 फीट की ऊंचाई पार करते हैं तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं रह जाता, ये एक ऐसा सिरदर्द बन जाता है जो आपकी जान निकाल सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और उल्टी आने जैसे हालात हो जाते हैं। ये पहाड़ झुकाना सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपने अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने का वक्त नहीं दिया तो ये पहाड़ आपको वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आते हैं यहाँ की सड़कें। एक पल आप मजे से क्रूज कर रहे होंगे और अगले ही पल सड़क गायब। आप ग्लेशियर के पिघलने से बने खतरनाक नाले, गिरते हुए पत्थरों और इतने पतले रास्तों से गुजरते हैं जहाँ एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधे हजारों फीट गहरी खाई। आपकी गाड़ी दम तोड़ने लगती है, आपका फोकस खराब होने लगता है और दिमाग इतनी जल्दी थकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस ट्रिप के लिए एंड्योरेंस पावर और आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे और यहाँ से है ले 57 किलोमीटर्स। हम जब ले की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में काफी चेक पोस्ट मिलते हैं और आपको अपना गाड़ी नंबर नोट करवाना पड़ता है, पर कुछ चेक पोस्ट पे टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है। अब वो बात मुझे नहीं समझ में है कि वो ऑथराइज रहता है कि अनऑथराइज रहता है। तो हम ये आ चुके हैं कारगिल मार्केट और ये मेन मार्केट है कारगिल की, और ये लास्ट मार्केट है लेह से पहले। वैसे आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कारगिल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लेह के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लद्दाख का। इसीलिए कारगिल के अंडर 7 तहसील्स आते हैं। और वैसे भी ज्यादातर लोग कारगिल को 1999 में हुए इंडो पाक वॉर की वजह से ही जानते हैं, पर ये इसके बियॉन्ड है। जैसे यहाँ की सुंदर लैंडस्केप्स और द्रास विलेज जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है। तो ले पहुंचने से कुछ ही दूर पहले हमें इस नेशनल हाईवे पे दिखाई देता है 2 नदियों का संगम। आपने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम या प्रयागराज संगम का नाम सुना होगा, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। वैसे ही यहाँ पे भी नीमू संगम है, जो कि है ज़ंस्कार नदी और सिंधु या इंडस रिवर का। काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जो लेफ्ट साइड से तेज बहाव के साथ नदी आ रही है वो है ज़ंस्कार नदी, और जो राइट साइड से रिवर आ रही है थोड़ी शांत, वो है इंडस या सिंधु रिवर। इसी को कहते हैं नीमू संगम। तो हम फिर बढ़ चले हैं अपनी सफर की ओर। हर साल हजारों मुसाफिर इन टूटे रास्ते, -डिग्री टेम्परेचर और कम ऑक्सीजन के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप इन मुश्किल सफर को फतेह कर लेते हैं तो लद्दाख आपको वो सुकून देता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ये सफर पहले आपको तोड़ता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। ये मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल है और आपकी हर मोड़ पर परीक्षा लेगा, लेकिन शायद इसलिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। संगम की उन जादुई हवाओं और खामोश खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चुके हैं लेह की तरफ, और कुछ ही दूर बाद हम पहुंचने वाले हैं लेह मेन सिटी। फाइनली गाइस,
हम पहुंच चुके हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस ले। ले की इन खूबसूरत सड़कों पर आते ही यहाँ की हवा और शांति अलग ही महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो स्पीड भी थोड़ी स्लो है, पर आसपास का ये नजारा हर सेकंड स्पेशल बना रहा है। होम स्टे बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। पहले दिन सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी को आराम देना, तो बस अब रूम पहुंचकर आराम करेंगे। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पर। लंबे सफर के बाद यहाँ की वार्मथ महसूस करना ही एक अलग ब्लिस है। आज का दिन काफी इंटेंस था, थकान, हाई ऑल्टीट्यूड, पर साथ ही अनफॉरगेटेबल व्यूज। ले ने पहले ही दिन दिल जीत लिया है। अभी के लिए बॉडी को आराम देना जरूरी है ताकि कल हम ले को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर में, क्योंकि मैं एक यायावर हूँ और सफर ही मेरी पहचान है। तब तक के लिए राधे राधे। हर नए सफर की शुरुआत एक खामोश सुबह से होती है। कारगिल के इस ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। नया दिन, नया सफर। पर उससे पहले क्यों ना कारगिल की इस सुंदरता को और कारगिल में इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम निकल चुके हैं ले की तरफ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, रात में काफी देर तक स्नोफॉल हुई और हमने क्या, होटल में जितने लोग थे सब ने बहुत एंजॉय किया। कारगिल ने हमें लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट दिया है। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है और हम रवाना हो चुके हैं ले के लिए। तो स्वागत है आप सभी का यायावर व्लॉग और हमारे पहले ड्राइव थ्रू व्लॉग में। जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी तब एक आइटनरी सेट कर ली थी कि जब हम ले पहुंचेंगे तो पेंगोंग लेक देखेंगे, रिजांगला वॉर मेमोरियल देखेंगे, शांति स्तूपा देखेंगे। पर जो ये रोड्स, जो ये रास्ते और जो ये वादियां कारगिल से ले की तरफ हमें ले जा रही हैं, अगर उसको कैप्चर न किया जाए तो ये बहुत अनफेयर होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा और साफ होती जाती है और आसमान और नीला होता जाता है। तो इस 215 किलोमीटर की जर्नी और 4-4.5 घंटे की जर्नी पे हमें काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ये सबसे पहली रिवर जो आई है, जो हमारे साथ चल रही है, ये है सुरु रिवर और आगे ऐसे कई रिवर्स आने वाले हैं। ये जगह हमें एक चीज बखूबी सिखाती है, जैसे ये जगह अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी लश ग्रीन फील्ड्स आ जा रहे हैं, कभी एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ जा रहे हैं, कभी हाई पासेस, कभी स्नो आ जा रही है, कभी टेम्परेचर लो हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। वैसे लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी लाइफ हाईस पे होती है तो कभी लाइफ लोस पे होती है। एक ही चीज हमें जो माइंड में रखना है कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलना है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और हमें पता नहीं कल क्या हो। तो गाइस, ये आ चुकी है हमारी सेकेंड रिवर जो कि है इंडस रिवर। और इससे पहले आपने देखा था कि पहले कितनी ग्रीनरी थी और अब एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ गया है। हालांकि हम अभी गाड़ी के अंदर हैं तो इस वजह से हमें बाहर का जो एनवायरनमेंट वो पता नहीं चल रहा है, बट ट्रस्ट मी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और सीरियसली बाहर काफी ठंडी है।
तो रास्ते में ही एक हिस्टोरिकल मुल्बेक मोनेस्ट्री पड़ती है। तो आइए चलते हैं हम मुल्बेक मोनेस्ट्री। तो इस समय हम हैं 11,495 फीट्स अबव सी लेवल के मुल्बेक मोनेस्ट्री, जिसे मुल्बेक गोम्पा के नाम से भी बोला जाता है। और माना जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट टिबेटन बुद्धिस्ट स्कॉलर नरोपा। तो ये है 9 मीटर्स टॉल 800 ईयर्स ओल्ड मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये स्टैचू 1st सेंचुरी को बिलोंग करता है, बट कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि ये 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है। ये वन ऑफ द 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है लद्दाख में, और कलेक्टिवली जो 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज हैं लद्दाख में, उनको बोलते हैं बैमिन बुद्धास ऑफ लद्दाख। बाकी जो 2 मोनेस्ट्री हैं लद्दाख में, एक है डिस्किट मोनेस्ट्री जो कि है नुब्रा वैली में, और दूसरी है काटसे खार मोनेस्ट्री जो कि है सुरु वैली में। तो ये मुल्बेक मोनेस्ट्री वो प्रूफ है जो कि रीजन की रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाता है, और हमें ये बताता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स और वास्ट है। मैत्रेय बुद्धा को द फ्यूचर बुद्धा भी कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कभी फ्यूचर में इंसान धर्म और गौतम बुद्ध के ज्ञान को खत्म करने लगेंगे और इंसानियत पतन की ओर होगी, तब मैत्रेय बुद्धा धरती पे जन्म लेंगे, जो कि हिंदू धर्म में भगवान कल्कि के लिए कहा गया है। तो मुल्बेक मोनेस्ट्री के बाद हम अपना सफर करते हैं फिर से शुरू और बढ़ते हैं लेह की ओर। हम इस समय हैं 11,495 फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ का मौसम धीरे धीरे हो रहा है खराब, और यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो रही है, और आप छोटे स्नोफ्लेक्स विंडशील्ड पे देख ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और अपना सफर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो अब हम जैसे ही बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ना इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है। और थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं नमिका ला पास, और यहाँ पे तेज हवाएं और स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है। इस समय हम हैं 12,198 फीट्स अबव सी लेवल पे। आप देख सकते हैं कि मौसम कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है, और जो घने बादल हैं वो छा रहे हैं। तो मौसम की खराबी की वजह से और स्नोफॉल की वजह से यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी बार फंस गए तो ना कोई यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी है, ना नेटवर्क है। तो हमें जब तक यहाँ पे स्नोफॉल बंद नहीं हो जाएगी या मौसम सही नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे हमें कार में ही वेट करना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है। तो इसलिए हमने निकलना बेटर समझा। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने सफर पे और लेह की ओर। वैसे हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन या हफ्ते भर के लिए घूमने आते हैं तो हमें कितना सुकून लगता है। हमें लगता है कि यहाँ पे कितना आनंद है, कितना सुकून से लोग रहते हैं। पर जो यहाँ पे सीरियसली रहते, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो यहाँ की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो यहाँ रह के अडेप्ट कैसे करते हैं। और आज से नहीं, कितने सदियों से लोग यहाँ रह रहे होंगे। और हम लोग जहाँ से सिटी में आते हैं वहाँ पे कितनी पास में फैसिलिटीज रहती हैं, हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं, टेक्नोलॉजीज रहती हैं। पर यहाँ पे दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान नहीं, यहाँ पे पेड़ तक नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बीच बीच में छोटे गांव दिखेंगे और लोग रह भी रहेंगे। तो ये सोचने वाली बात है, और कितनी चैलेंजिंग है कैसे उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट किया है। यहाँ पे अगर रहना पड़े सिर्फ वही रह सकता है जो मेंटली स्टेबल है, या तो उसका माइंडसेट उस लेवल का है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। बहुत देर के बाद यहाँ पे आके कुछ डॉग्स का झुंड मिला, और काफी प्यारे डॉग्स हैं ये।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं और काफी शांति है यहाँ पे। आपने ऐसी जगहें सिर्फ मूवीज में ही देखी होंगी। वैसे सालों से काफी लोग प्लान करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए, और जब समय आता है या तो कैंसिल हो जाती या तो उस ट्रिप पे जा नहीं पाते हैं। और आज मुझे भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लद्दाख की ट्रिप पे, और वो भी रोड ट्रिप टू लद्दाख, फाइनली मैं उस ट्रिप को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आई फील वेरी लकी, और मैं ये जो फीलिंग है और ये जो खुशी है और ये जो ट्रिप है, मैं आप सभी के साथ, जो भी मेरा ये वीडियो या व्लॉग देख रहा है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं इस ट्रिप पे। वैसे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, कि अगर आप कभी भी रोड ट्रिप टू लद्दाख प्लान करें या प्लान कर रहे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रिप आसान नहीं है। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया देखता है, वो मक्खन जैसी साफ सड़कें, पेंगोंग झील का नीला पानी और साफ आसमान के नीचे बुलेट के साथ स्वैग वाले पोज। लेकिन अपना बैग पैक करने से पहले एक सच जान लीजिए, लद्दाख की राहें जितनी खूबसूरत हैं, ये सफर उतना ही खतरनाक है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आपका सामना खूबसूरत नजारों से नहीं बल्कि हवा से होता है, या ये कहें हवा की कमी से। जब आप 14,000 फीट की ऊंचाई पार करते हैं तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं रह जाता, ये एक ऐसा सिरदर्द बन जाता है जो आपकी जान निकाल सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और उल्टी आने जैसे हालात हो जाते हैं। ये पहाड़ झुकाना सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपने अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने का वक्त नहीं दिया तो ये पहाड़ आपको वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आते हैं यहाँ की सड़कें। एक पल आप मजे से क्रूज कर रहे होंगे और अगले ही पल सड़क गायब। आप ग्लेशियर के पिघलने से बने खतरनाक नाले, गिरते हुए पत्थरों और इतने पतले रास्तों से गुजरते हैं जहां एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधे हजारों फीट गहरी खाई। आपकी गाड़ी दम तोड़ने लगती है, आपका फोकस खराब होने लगता है और दिमाग इतनी जल्दी थकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस ट्रिप के लिए एंड्योरेंस पावर और आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे और यहाँ से है लेह 57 किलोमीटर्स। हम जब लेह की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में काफी चेक पोस्ट मिलते हैं और आपको अपना गाड़ी नंबर नोट करवाना पड़ता है, पर कुछ चेक पोस्ट पे टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है। अब वो बात मुझे नहीं समझ में है कि वो ऑथराइज रहता है कि अनऑथराइज रहता है। तो हम ये आ चुके हैं कारगिल मार्केट, और ये मेन मार्केट है कारगिल की जो, और ये लास्ट मार्केट है लेह से पहले। वैसे आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कारगिल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लेह के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लद्दाख का। इसीलिए कारगिल के अंडर 7 तहसील आते हैं। और वैसे भी ज्यादातर लोग कारगिल को 1999 में हुए इंडो पाक वॉर की वजह से ही जानते हैं, पर ये इसके बियॉन्ड है। जैसे यहाँ की सुंदर लैंडस्केप्स और द्रास विलेज जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है। तो लेह पहुंचने से कुछ ही दूर पहले हमें इस नेशनल हाईवे पे दिखाई देता है 2 नदियों का संगम। आपने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम या प्रयागराज संगम का तो नाम सुना होगा, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। वैसे ही यहाँ पे भी नीमू संगम है जो कि है ज़ंस्कार नदी और सिंधु या इंडस रिवर का। काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जो लेफ्ट साइड से तेज बहाव के साथ नदी आ रही है वो है ज़ंस्कार नदी, और जो राइट साइड से रिवर आ रही है थोड़ी शांत, वो है इंडस या सिंधु रिवर। इसी को कहते हैं नीमू संगम। तो हम फिर बढ़ चले हैं अपनी सफर की ओर।
हर साल हजारों मुसाफिर इन टूटे रास्ते, -डिग्री टेम्परेचर और कम ऑक्सीजन के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप इन मुश्किल सफर को फतेह कर लेते हैं तो लद्दाख आपको वो सुकून देता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ये सफर पहले आपको तोड़ता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। ये मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है और आपकी हर मोड़ पर परीक्षा लेगा, लेकिन शायद इसलिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। संगम की उन जादुई हवाओं और खामोश खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चुके हैं लेह की तरफ और कुछ ही दूर बाद हम पहुंचने वाले हैं लेह मेन सिटी। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस लेह। लेह की इन खूबसूरत सड़कों पर आते ही यहाँ की हवा और शांति अलग ही महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो स्पीड भी थोड़ी स्लो है, पर आसपास का ये नजारा हर सेकंड स्पेशल बना रहा है। होम स्टे बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। पहले दिन सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी को आराम देना, तो बस अब रूम पहुंचकर आराम करेंगे। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पर। लंबे सफर के बाद यहाँ की वार्मथ महसूस करना ही एक अलग ब्लिस है। आज का दिन काफी इंटेंस था, थकान, हाई ऑल्टीट्यूड पर साथ ही अनफॉरगेटेबल व्यूज। लेह ने पहले ही दिन दिल जीत लिया है। अभी के लिए बॉडी को आराम देना जरूरी है ताकि कल हम लेह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर में, क्योंकि मैं एक यायावर हूँ और सफर ही मेरी पहचान है। तब तक के लिए राधे राधे। हर नए सफर की शुरुआत एक खामोश सुबह से होती है। कारगिल के इस ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। नया दिन, नया सफर। पर उससे पहले क्यों ना कारगिल की इस सुंदरता को और कारगिल में इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम निकल चुके हैं लेह की तरफ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, रात में काफी देर तक स्नोफॉल हुई और हमने क्या, होटल में जितने लोग थे सब ने बहुत एंजॉय किया। कारगिल ने हमें लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट दिया है। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है और हम रवाना हो चुके हैं लेह के लिए। तो स्वागत है आप सभी का यायावर व्लॉग और हमारे पहले ड्राइव थ्रू व्लॉग में। जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी तब एक आइटनरी सेट कर ली थी कि जब हम लेह पहुंचेंगे तो पेंगोंग लेक देखेंगे, रिजांगला वॉर मेमोरियल देखेंगे, शांति स्तूपा देखेंगे। पर जो ये रोड्स, जो ये रास्ते और जो ये वादियां कारगिल से लेह की तरफ हमें ले जा रही हैं, अगर उसको कैप्चर न किया जाए तो ये बहुत अनफेयर होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा और साफ होती जाती है और आसमान और नीला होता जाता है। तो इस 215 किलोमीटर की जर्नी और 4-4.5 घंटे की जर्नी पे हमें काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ये सबसे पहली रिवर जो आई है, जो हमारे साथ चल रही है, ये है सुरु रिवर।
और आगे ऐसे कई रिवर्स आने वाले हैं। ये जगह हमें एक चीज बखूबी सिखाती है, जैसे ये जगह अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी लश ग्रीन फील्ड्स आ जा रहे हैं, कभी एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ जा रहे हैं, कभी हाई पासेस, कभी स्नो आ जा रही है, कभी टेम्परेचर लो हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। वैसे लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी लाइफ हाईस पे होती है तो कभी लाइफ लोस पे होती है। एक ही चीज हमें जो माइंड में रखना है कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलना है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और हमें पता नहीं कल क्या हो। तो गाइस, ये आ चुकी है हमारी सेकेंड रिवर, जो कि है इंडस रिवर। और इससे पहले आपने देखा था कि पहले कितनी ग्रीनरी थी और अब एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ गया है। हालांकि हम अभी गाड़ी के अंदर हैं तो इस वजह से हमें बाहर का जो एनवायरनमेंट वो पता नहीं चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और सीरियसली बाहर काफी ठंडी है। तो रास्ते में ही एक हिस्टोरिकल मुल्बेक मोनेस्ट्री पड़ती है, तो आइए चलते हैं हम मुल्बेक मोनेस्ट्री। तो इस समय हम हैं 11,495 फीट्स अबव सी लेवल के मुल्बेक मोनेस्ट्री, जिसे मुल्बेक गोम्पा के नाम से भी बोला जाता है। और माना जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट टिबेटन बुद्धिस्ट स्कॉलर नरोपा। तो ये है 9 मीटर टॉल 800 ईयर्स ओल्ड मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये स्टैचू 1st सेंचुरी को बिलोंग करता है, बट कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि ये 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है। ये वन ऑफ द 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है लद्दाख में, और कलेक्टिवली जो 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज हैं लद्दाख में, उनको बोलते हैं बैमिन बुद्धास ऑफ लद्दाख। बाकी जो 2 मोनेस्ट्री है लद्दाख में, एक है डिस्किट मोनेस्ट्री जो कि है नुब्रा वैली में, और दूसरी है काटसे खार मोनेस्ट्री जो कि है सुरु वैली में। तो ये मुल्बेक मोनेस्ट्री वो प्रूफ है जो कि रीजन की रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाता है, और हमें ये बताता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स और वास्ट है। मैत्रेय बुद्धा को द फ्यूचर बुद्धा भी कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कभी फ्यूचर में इंसान धर्म और गौतम बुद्ध के ज्ञान को खत्म करने लगेंगे और इंसानियत पतन की ओर होगी, तब मैत्रेय बुद्धा धरती पे जन्म लेंगे, जो कि हिंदू धर्म में भगवान कल्कि के लिए कहा गया है। तो मुल्बेक मोनेस्ट्री के बाद हम अपना सफर करते हैं फिर से शुरू और बढ़ते हैं लेह की ओर। हम इस समय है 11,495 फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ का मौसम धीरे धीरे हो रहा है खराब, और यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो रही है और आप छोटे स्नोफ्लेक्स विंडशील्ड पे देख ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और अपना सफर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो अब हम जैसे ही बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ना इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है। और थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं नमिका ला पास, और यहाँ पे तेज हवाएं और स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है। इस समय हम हैं 12,198 फीट्स अबव सी लेवल पे। आप देख सकते हैं कि मौसम कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है और जो घने बादल हैं वो छा रहे हैं। तो मौसम की खराबी की वजह से और स्नोफॉल की वजह से यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी बार फंस गए तो ना कोई यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी है, ना नेटवर्क है। तो हमें जब तक यहाँ पे स्नोफॉल बंद नहीं हो जाएगी या मौसम सही नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे हमें कार में ही वेट करना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है। तो इसलिए हमने निकलना बेटर समझा। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने सफर पे और लेह की ओर। वैसे हम लोग
सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन या हफ्ते भर के लिए घूमने आते हैं तो हमें कितना सुकून लगता है, हमें लगता है कि यहाँ पे कितना आनंद है, कितना सुकून से लोग रहते हैं। पर जो यहाँ पे सीरियसली रहते, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो यहाँ की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो यहाँ रह के अडेप्ट कैसे करते हैं। और आज से नहीं, कितने सदियों से लोग यहाँ रह रहे होंगे। और हम लोग जहाँ से सिटी में आते हैं वहाँ पे कितनी पास में फैसिलिटीज़ रहती हैं, हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं, टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं। पर यहाँ पे दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान नहीं, यहाँ पे पेड़ तक नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बीच बीच में छोटे गांव दिखेंगे और लोग रह भी रहेंगे। तो ये सोचने वाली बात है और कितनी चैलेंजिंग है, कैसे उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट किया है। यहाँ पे अगर रहना पड़े सिर्फ वही रह सकता है जो मेंटली स्टेबल है या तो उसका माइंडसेट उस लेवल का है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। बहुत देर के बाद यहाँ पे आके कुछ डॉग्स का झुंड मिला और काफी प्यारे डॉग्स हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं और काफी शांति है यहाँ पे। आपने ऐसी जगहें सिर्फ मूवीज में ही देखी होंगी। वैसे सालों से काफी लोग प्लान करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए, और जब समय आता है या तो कैंसिल हो जाती है या तो उस ट्रिप पे जा नहीं पाते हैं। और आज मुझे भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लद्दाख की ट्रिप पे, और वो भी रोड ट्रिप टू लद्दाख, फाइनली मैं उस ट्रिप को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आई फील वेरी लकी। और मैं ये जो फीलिंग है और ये जो खुशी है और ये जो ट्रिप है, मैं आप सभी के साथ, जो भी मेरा ये वीडियो या व्लॉग देख रहा है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं इस ट्रिप पे। वैसे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, कि अगर आप कभी भी रोड ट्रिप टू लद्दाख प्लान करें या प्लान कर रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रिप आसान नहीं है। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया देखता है, वो मक्खन जैसी साफ सड़कें, पेंगोंग झील का नीला पानी और साफ आसमान के नीचे बुलेट के साथ स्वैग वाले पोज। लेकिन अपना बैग पैक करने से पहले एक सच जान लीजिए, लद्दाख की राहें जितनी खूबसूरत हैं, ये सफर उतना ही खतरनाक है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आपका सामना खूबसूरत नजारों से नहीं बल्कि हवा से होता है, या ये कहें हवा की कमी से। जब आप 14,000 फीट की ऊंचाई पार करते हैं तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं रह जाता, ये एक ऐसा सिरदर्द बन जाता है जो आपकी जान निकाल सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और उल्टी आने जैसे हालात हो जाते हैं। ये पहाड़ झुकाना सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपने अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने का वक्त नहीं दिया तो ये पहाड़ आपको वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आते हैं यहाँ की सड़कें। एक पल आप मजे से क्रूज कर रहे होंगे और अगले ही पल सड़क गायब। आप ग्लेशियर के पिघलने से बने खतरनाक नाले, गिरते हुए पत्थरों और इतने पतले रास्तों से गुजरते हैं जहाँ एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधे हजारों फीट गहरी खाई। आपकी गाड़ी दम तोड़ने लगती है, आपका फोकस खराब होने लगता है और दिमाग इतनी जल्दी थकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस ट्रिप के लिए एंड्योरेंस पावर और आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे और यहाँ से है लेह 57 किलोमीटर्स। हम जब लेह की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में काफी चेक पोस्ट मिलते हैं और आपको अपना गाड़ी नंबर नोट करवाना पड़ता है। पर कुछ चेक पोस्ट पे टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है। अब वो बात मुझे नहीं समझ में है कि वो ऑथराइज रहता है कि अनऑथराइज रहता है। तो हम ये आ चुके हैं कारगिल मार्केट, और ये मेन मार्केट है कारगिल की, जो और ये लास्ट मार्केट है लेह से पहले।
वैसे आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कारगिल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लेह के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लद्दाख का। इसीलिए कारगिल के अंडर 7 तहसील आते हैं। और वैसे भी ज्यादातर लोग कारगिल को 1999 में हुए इंडो पाक वॉर की वजह से ही जानते हैं, पर ये इसके बियॉन्ड है। जैसे यहाँ की सुंदर लैंडस्केप्स और द्रास विलेज जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है। तो लेह पहुंचने से कुछ ही दूर पहले हमें इस नेशनल हाईवे पे दिखाई देता है 2 नदियों का संगम। आपने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम या प्रयागराज संगम का नाम सुना होगा, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। वैसे ही यहाँ पे भी नीमू संगम है, जो कि है ज़ंस्कार नदी और सिंधु या इंडस रिवर का। काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जो लेफ्ट साइड से तेज बहाव के साथ नदी आ रही है वो है ज़ंस्कार नदी, और जो राइट साइड से रिवर आ रही है थोड़ी शांत, वो है इंडस या सिंधु रिवर। इसी को कहते हैं नीमू संगम। तो हम फिर बढ़ चले हैं अपनी सफर की ओर। हर साल हजारों मुसाफिर इन टूटे रास्ते, -डिग्री टेम्परेचर और कम ऑक्सीजन के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप इन मुश्किल सफर को फतेह कर लेते हैं तो लद्दाख आपको वो सुकून देता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ये सफर पहले आपको तोड़ता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। ये मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है और आपकी हर मोड़ पर परीक्षा लेगा, लेकिन शायद इसलिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। संगम की उन जादुई हवाओं और खामोश खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चुके हैं लेह की तरफ, और कुछ ही दूर बाद हम पहुंचने वाले हैं लेह मेन सिटी। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस लेह। लेह की इन खूबसूरत सड़कों पर आते ही यहाँ की हवा और शांति अलग ही महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो स्पीड भी थोड़ी स्लो है, पर आसपास का ये नजारा हर सेकंड स्पेशल बना रहा है। होम स्टे बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। पहले दिन सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी को आराम देना, तो बस अब रूम पहुंचकर आराम करेंगे। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पर। लंबे सफर के बाद यहाँ की वार्मथ महसूस करना ही एक अलग ब्लिस है। आज का दिन काफी इंटेंस था, थकान, हाई ऑल्टीट्यूड, पर साथ ही अनफॉरगेटेबल व्यूज। लेह ने पहले ही दिन दिल जीत लिया है। अभी के लिए बॉडी को आराम देना जरूरी है ताकि कल हम लेह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर में, क्योंकि मैं एक यायावर हूँ और सफर ही मेरी पहचान है। तब तक के लिए राधे राधे। हर नए सफर की शुरुआत एक खामोश सुबह से होती है। कारगिल के इस ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। नया दिन, नया सफर। पर उससे पहले क्यों ना कारगिल की इस सुंदरता को और कारगिल में इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम निकल चुके हैं लेह की तरफ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, रात में काफी देर तक स्नोफॉल हुई और हमने क्या, होटल में जितने लोग थे सब ने बहुत एंजॉय किया।
कारगिल ने हमें लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट दिया है। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है और हम रवाना हो चुके हैं लेह के लिए। तो स्वागत है आप सभी का यायावर व्लॉग और हमारे पहले ड्राइव थ्रू व्लॉग में। जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी तब एक आइटनरी सेट कर ली थी कि जब हम लेह पहुंचेंगे तो पेंगोंग लेक देखेंगे, रिजांगला वॉर मेमोरियल देखेंगे, शांति स्तूपा देखेंगे। पर जो ये रोड्स, जो ये रास्ते और जो ये वादियां कारगिल से लेह की तरफ हमें ले जा रही हैं, अगर उसको कैप्चर न किया जाए तो ये बहुत अनफेयर होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा और साफ होती जाती है और आसमान और नीला होता जाता है। तो इस 215 किलोमीटर की जर्नी और 4-4.5 घंटे की जर्नी पे हमें काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ये सबसे पहली रिवर जो आई है, जो हमारे साथ चल रही है, ये है सुरु रिवर और आगे ऐसे कई रिवर्स आने वाले हैं। ये जगह हमें एक चीज बखूबी सिखाती है, जैसे ये जगह अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी लश ग्रीन फील्ड्स आ जा रहे हैं, कभी एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ जा रहे हैं, कभी हाई पासेस, कभी स्नो आ जा रही है, कभी टेम्परेचर लो हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। वैसे लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी लाइफ हाईस पे होती है तो कभी लाइफ लोस पे होती है। एक ही चीज हमें जो माइंड में रखना है कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलना है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और हमें पता नहीं कल क्या हो। तो गाइस, ये आ चुकी है हमारी सेकेंड रिवर जो कि है इंडस रिवर। और इससे पहले आपने देखा था कि पहले कितनी ग्रीनरी थी और अब एकदम ड्राई कोल्ड डेजर्ट आ गया है। हालांकि हम अभी गाड़ी के अंदर हैं तो इस वजह से हमें बाहर का जो एनवायरनमेंट वो पता नहीं चल रहा है, बट ट्रस्ट मी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और सीरियसली बाहर काफी ठंडी है। तो रास्ते में ही एक हिस्टोरिकल मुलबेक मोनेस्ट्री पड़ती है, तो आइए चलते हैं हम मुलबेक मोनेस्ट्री। तो इस समय हम हैं 11,495 फीट्स अबव सी लेवल के मुलबेक मोनेस्ट्री, जिसे मुलबेक गोम्पा के नाम से भी बोला जाता है और माना जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट टिबेटन बुद्धिस्ट स्कॉलर नरोपा। तो ये है 9 मीटर्स टॉल 800 ईयर्स ओल्ड मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये स्टैचू 1st सेंचुरी को बिलोंग करता है, बट कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि ये 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है। ये वन ऑफ द 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है लद्दाख में, और कलेक्टिवली जो 3 टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज हैं लद्दाख में उनको बोलते हैं बैमिन बुद्धास ऑफ लद्दाख। बाकी जो 2 मोनेस्ट्री हैं लद्दाख में, एक है डिस्किट मोनेस्ट्री जो कि है नुब्रा वैली में, और दूसरी है काटसे खार मोनेस्ट्री जो कि है सुरु वैली में। तो ये मुलबेक मोनेस्ट्री वो प्रूफ है जो कि रीजन के रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाता है और हमें ये बताता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स और वास्ट है। मैत्रेय बुद्धा को द फ्यूचर बुद्धा भी कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कभी फ्यूचर में इंसान धर्म और गौतम बुद्ध के ज्ञान को खत्म करने लगेंगे और इंसानियत पतन की ओर होगी, तब मैत्रेय बुद्धा धरती पे जन्म लेंगे, जो कि हिंदू धर्म में भगवान कल्कि के लिए कहा गया है। तो मुलबेक मोनेस्ट्री के बाद हम अपना सफर करते हैं फिर से शुरू और बढ़ते हैं लेह की ओर। हम इस समय है 11,495 फीट की ऊंचाई पे और यहाँ का मौसम धीरे धीरे हो रहा है खराब और यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है।
धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो रही है और आप छोटे स्नोफ्लेक्स विंडशील्ड पे देख ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और अपना सफर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो अब हम जैसे ही बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ना इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है। और थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं नमिका पास और यहाँ पे तेज हवाएं और स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है। इस समय हम हैं 12,198 फीट अबव सी लेवल पे। आप देख सकते हैं कि मौसम कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है और जो घने बादल हैं वो छा रहे हैं। तो मौसम की खराबी की वजह से और स्नोफॉल की वजह से यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी बार फंस गए तो ना कोई यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी है, ना नेटवर्क है। तो हमें जब तक यहाँ पे स्नोफॉल बंद नहीं हो जाएगी या मौसम सही नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे हमें कार में ही वेट करना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है। तो इसलिए हमने निकलना बेटर समझा। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने सफर पे और ले की ओर। वैसे हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन या हफ्ते भर के लिए घूमने आते हैं तो हमें कितना सुकून लगता है। हमें लगता है कि यहाँ पे कितना आनंद है, कितना सुकून से लोग रहते हैं। पर जो यहाँ पे सीरियसली रहते, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो यहाँ की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो यहाँ रह के अडेप्ट कैसे करते हैं। और आज से नहीं, कितने सदियों से लोग यहाँ रह रहे होंगे। और हम लोग जहाँ सिटी में आते हैं वहाँ पे कितनी पास में फैसिलिटीज रहती हैं, हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं, टेक्नोलॉजीज रहती हैं। पर यहाँ पे दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान नहीं, यहाँ पे पेड़ तक नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बीच बीच में छोटे गांव दिखेंगे और लोग रह भी रहेंगे। तो ये सोचने वाली बात है और कितनी चैलेंजिंग है, कैसे उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट किया है। यहाँ पे अगर रहना पड़े सिर्फ वही रह सकता है जो मेंटली स्टेबल है या तो उसका माइंडसेट उस लेवल का है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। बहुत देर के बाद यहाँ पे आके कुछ डॉग्स का झुंड मिला और काफी प्यारे डॉग्स हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं और काफी शांति है यहाँ पे। आपने ऐसी जगहें सिर्फ मूवीज में ही देखी होंगी। वैसे सालों से काफी लोग प्लान करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए, और जब समय आता है या तो कैंसिल हो जाती या तो उस ट्रिप पे जा नहीं पाते हैं। और आज मुझे भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लद्दाख की ट्रिप पे, और वो भी रोड ट्रिप टू लद्दाख, फाइनली मैं उस ट्रिप को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आई फील वेरी लकी। और मैं ये जो फीलिंग है और ये जो खुशी है और ये जो ट्रिप है, मैं आप सभी के साथ, जो भी मेरा ये वीडियो या व्लॉग देख रहा है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं इस ट्रिप पे। वैसे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, कि अगर आप कभी भी रोड ट्रिप टू लद्दाख प्लान करें या प्लान कर रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रिप आसान नहीं है। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया देखता है, वो मक्खन जैसी साफ सड़कें, पेंगोंग झील का नीला पानी और साफ आसमान के नीचे बुलेट के साथ स्वैग वाले पोज। लेकिन अपना बैग पैक करने से पहले एक सच जान लीजिए, लद्दाख की राहें जितनी खूबसूरत हैं, ये सफर उतना ही खतरनाक है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपका सामना खूबसूरत नज़ारों से नहीं बल्कि हवा से होता है, या ये कहें हवा की कमी से। जब आप 14,000 फीट की ऊंचाई पार करते हैं तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं रह जाता, ये एक ऐसा सिरदर्द बन जाता है जो आपकी जान निकाल सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और उल्टी आने जैसे हालात हो जाते हैं। ये पहाड़ झुकाना सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपने
अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने का वक्त नहीं दिया तो ये पहाड़ आपको वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आते हैं यहाँ की सड़कें। एक पल आप मजे से क्रूज कर रहे होंगे और अगले ही पल सड़क गायब। आप ग्लेशियर के पिघलने से बने खतरनाक नाले, गिरते हुए पत्थरों और इतने पतले रास्तों से गुजरते हैं जहां एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधे हजारों फीट गहरी खाई। आपकी गाड़ी दम तोड़ने लगती है, आपका फोकस खराब होने लगता है और दिमाग इतनी जल्दी थकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस ट्रिप के लिए एंड्योरेंस पावर और आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे और यहाँ से है ले 57 किलोमीटर्स। हम जब ले की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में काफी चेक पोस्ट मिलते हैं और आपको अपना गाड़ी नंबर नोट करवाना पड़ता है। पर कुछ चेक पोस्ट पे टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है। अब वो बात मुझे नहीं समझ में है कि वो ऑथराइज रहता है कि अनऑथराइज रहता है। तो हम ये आ चुके हैं कारगिल मार्केट और ये मेन मार्केट है कारगिल की और ये लास्ट मार्केट है लेह से पहले। वैसे आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कारगिल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लेह के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लद्दाख का। इसीलिए कारगिल के अंडर 7 तहसील आते हैं। और वैसे भी ज्यादातर लोग कारगिल को 1999 में हुए इंडो पाक वॉर की वजह से ही जानते हैं, पर ये इसके बियॉन्ड है। जैसे यहाँ की सुंदर लैंडस्केप्स और द्रास विलेज जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है। तो ले पहुंचने से कुछ ही दूर पहले हमें इस नेशनल हाईवे पे दिखाई देता है 2 नदियों का संगम। आपने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम या प्रयागराज संगम का नाम सुना होगा, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। वैसे ही यहाँ पे भी नीमू संगम है जो कि है ज़ंस्कार नदी और सिंधु या इंडस रिवर का। काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जो लेफ्ट साइड से तेज बहाव के साथ नदी आ रही है वो है ज़ंस्कार नदी और जो राइट साइड से रिवर आ रही है थोड़ी शांत, वो है इंडस या सिंधु रिवर। इसी को कहते हैं नीमू संगम। तो हम फिर बढ़ चले हैं अपनी सफर की ओर। हर साल हजारों मुसाफिर इन टूटे रास्ते, -डिग्री टेम्परेचर और कम ऑक्सीजन के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप इन मुश्किल सफर को फतेह कर लेते हैं तो लद्दाख आपको वो सुकून देता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ये सफर पहले आपको तोड़ता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। ये मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल है और आपकी हर मोड़ पर परीक्षा लेगा, लेकिन शायद इसलिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। संगम की उन जादुई हवाओं और खामोश खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चुके हैं लेह की तरफ और कुछ ही दूर बाद हम पहुंचने वाले हैं लेह मेन सिटी। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस लेह। लेह की इन खूबसूरत सड़कों पर आते ही यहाँ की हवा और शांति अलग ही महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो स्पीड भी थोड़ी स्लो है, पर आसपास का ये नजारा हर सेकंड स्पेशल बना रहा है। होम स्टे बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। पहले दिन सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी को आराम देना, तो बस अब रूम पहुंचकर आराम करेंगे।
और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पर। लंबे सफर के बाद यहाँ की वार्मथ महसूस करना ही एक अलग ब्लिस है। आज का दिन काफी इंटेंस था, थकान, हाई ऑल्टीट्यूड, पर साथ ही अनफॉरगेटेबल व्यूज। लेह ने पहले ही दिन दिल जीत लिया है। अभी के लिए बॉडी को आराम देना जरूरी है ताकि कल हम लेह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर में, क्योंकि मैं एक यायावर हूँ और सफर ही मेरी पहचान है। तब तक के लिए राधे राधे।